ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी है। सभी को नमस्ते, सुप्रभात। श्रद्धेय बाबा जी को नमन और बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आज की मंगलमय और पवित्र दिन की शुरुआत हम आज के सत्र से करते हैं। आज के सत्र में सभी भाई जी और मेरे बहनों का बहुत बहुत स्वागत। संस्कार पूर्ण होना ही प्रारब्ध शून्य होना है। शिशु अवस्था के मानव को हम कैसे समझ सकते हैं और उनको कल के लिए परिवार की जिम्मेदार इकाई के रूप में, परिवार सदस्य के रूप में उनका मार्ग कैसे प्रशस्त कर सकते हैं, उनके साथ कैसे संगीतमयता से जी सकते हैं। जीवन में जो आशय है उनमें भी जो विज्ञान है, जो जीवन को पहचान कर अस्तित्व को पहचानने की क्षमता मानव होने के रूप में शिशु में है। शिशु में जीवन मूल्य और मानव लक्ष्य कैसे पहुंचे, ये जो अभ्यास मानवीय शिक्षण शोध संस्थान ग्राम परडा में हुआ, इनमें सहभागी बहनों की स्मृतियां और कुछ अभ्यास हम सुन रहे हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के सत्र में मैं आमंत्रित करती हूँ सुचोलिता घोष दीदी को। सभी को प्रणाम, बाबा जी को प्रणाम, योगेश भैया को प्रणाम, सपना टीचर तथा उनकी टीम को प्रणाम। आज मैं अपने टीचर्स ट्रेनिंग के अनुभव को आप लोगों के बीच साझा करना चाहती हूँ। इसमें हमने 0 to 3 इयर्स के बीच के विकास के बारे में, बच्चे के विकास के बारे में समझा। इसमें हमने गर्भ संरचना को देखा, समझा तथा अनुभव किया। इसमें हम इस क्रिया में हमने मिट्टी के गोले द्वारा इसकी मिट्टी की ऊर्जा तथा बच्चे के विकास, जो गर्भ संरचना में बच्चे के विकास होता है, उसमें बहुत सारी क्रियाएं की। गीत, चित्र, खेल तथा नीटिंग द्वारा अपने ज्ञानेंद्रियों को कैसे जोड़ा जाता है, मैम ने हमें ये समझाया और ये करके भी हमने एक्टिविटी द्वारा देखा। क्योंकि बच्चे का क्या होता है कि सारे ज्ञानेंद्रिय अगर सुनते हैं तो वो कर नहीं रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो वो शायद बात कर रहे हैं तो समझ नहीं रहे हैं। तो मैम ने बताया हमें एक्टिविटी द्वारा कि सारे चीजों को कैसे कनेक्ट करके कैसे क्रियाएं करने हैं, बच्चों के साथ कैसे जुड़ना है और खुद भी कैसे एक्टिव रहना है, क्योंकि हमारा प्रभाव बच्चों पे बहुत होता है। इससे बच्चे के विकास में बहुत बड़ा महत्व और प्रभाव देखा गया है। इसमें हमने नाक से कुछ चीजों को सूंघा तथा अनुभव करके चित्र में भी उतारा कि आपने क्या फील किया। जैसे हमने सबसे पहले स्मेल सूंघा था रोज का, तो उस रोज हमारे लिए सॉफ्ट होता है, तो हमने क्या किया, सॉफ्ट तस्वीर मतलब कलर जो है उसमें हमने सॉफ्ट कलर चुना। और जैसे ही मैम ने हमें
हार्ड स्मेल, कुछ जला के सुंघाया, तो हमारा कलर जो खुद ब खुद डार्क की ओर चला जाता है। तो उसमें मैम ने हमें बताया कि हम जैसा अनुभव करते हैं वैसा करते भी हैं। तो जैसे हमने अच्छे स्मेल, जो रोज का अच्छा स्मेल माना जाता है, तो हमने सॉफ्ट कलर चुना, अच्छा कलर चुना, पिंक, वाइट, येलो, ऐसा टाइप का जो होता है सॉफ्ट कलर होता है। और जैसे हमने कोई हार्ड स्मेल सूंघा तो क्या हुआ कि हमारा जो ब्रेन जो एक बार में क्या होता है, स्टक हो गया, रुक गया वहीं पर। और हमने डार्क कलर चुना, उसमें हमने ब्लैक कलर किया। ऑलमोस्ट सारे लोगों ने ऐसा ही क्रियाओं में लगभग सबके अनुभवों को देखा गया कि एक जैसा रहा। और फीलिंग जस्ट वैसा ही फीलिंग में भी रहा, एक दूसरे को छू कर, फील करके, सेंस ऑर्गन को उजागर करना, कि हमने क्रियाओं द्वारा, खेल द्वारा एक दूसरे को टच किया, आंख बंद करके एक दूसरे पर ट्रस्ट किया। तो इससे फील ऑर्गन्स के बारे में हमने समझा। पेड़ से जुड़ना, खेल खेल में टीम वर्क करना, टीम बनकर हर काम करना, 5 ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल करना तथा एक्टिविटी करना। ये मैम ने बताया कि मतलब बच्चे अगर पांचों ज्ञान इंद्रियों से आपसे जुड़े हुए हैं तो वो बात आपके समझेंगे। और आप भी अगर 5 ज्ञान इंद्रियों को एक्टिव करके बच्चों से जुड़ रहे हैं तो बच्चे अपने आप आपसे जुड़ेंगे। जैसे हमने देखा टीचर्स ट्रेनिंग में कि मैम कुछ भी करती हैं तो गीत के द्वारा, खेल के द्वारा, मतलब अगर मैं शब्दों में इसको क्लियर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो एक अनुभव है जो फील किया जा सकता है और समझा जा सकता है। कहने के लिए हमने खेला, तो खेल में हमने आंख बंद करके खेला, या फिर हमने एक बीन बैग बनाया था। बीन बैग में टीम वर्क में अपने टीम को चुनना था, उसके साथ खेलना था। अपने टीम को, या अपने आपने किसको पास किया है, किसको अपना टीम चुना है, उसे ध्यान रखना है। द खेल खेल में भी एक्टिविटी से कैसे आप जुड़ सकते हैं, आप बच्चों को जोड़ सकते हैं। क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, जिसमें हम लोगों को ये रहता है कि बच्चों को एक्टिव करना है, पर कैसे करना है ये हमने देखा। और मैम के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया कि बच्चे एक्टिव बहुत हैं, उसको एनर्जी भी बहुत है, उसको सही दिशा में एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में भी सीखा। इसमें हमने, जो हम पढ़ते हैं देखते हैं कि सबसे पहली शिक्षिका हमारी माता होती है, तो उस चीज को भी हमने वहां देखा। क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग थी, वहां बहुत सारे माँ आई थी, दादी आई हुई थी। वो इसलिए आई थी क्योंकि उनके घर में भी बच्चे हैं, बच्चे होने वाले हैं। दादी लोग आई हुई थी तो बच्चे होने वाले हैं। तो बच्चों का कैसे विकास सही तरीके से करें, बच्चों को हम कैसे सही शिक्षा दे, किस तरीके से शिक्षा दे, वो सीखने वो आई हुई थी। जो ये अनुभव मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि लोग आने वाली पीढ़ी के लिए भी सोच रहे हैं। और जो हम लोग जैसे टीचर हैं, तो हम लोग कैसे बच्चों को इस समय सही चीज डिलीवर करें, इसके बारे में हमने वहां पे चर्चा किया। मैम ने बहुत सारी बातें हमें बताई कि बच्चा जो है अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने क्षमता के अनुसार, और मैम ने बताया कि उम्र से ज्यादा आजकल के बच्चे को बर्डन दिया जा रहा है और एक्टिविटी करवाया जा रहा है। तो जो ये चीज जो बच्चे को क्या होता है, बोझिल बना रहा है, वो अभी तो वो कर ले रहे हैं, हो सकता है कुछ समय बाद वो वो उससे इच्छा उसकी खत्म हो जाए। तो ऐसे हमने टीचर्स ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा, समझा, टीम वर्क किया, जो हमारे भी बचपन को वापस ले आया, जो बहुत ही अच्छा रहा। इसके लिए योगेश भैया को बहुत ही धन्यवाद, क्योंकि हम लोग यहाँ से 2 बहनें गए थे। हम लोग देवघर झारखंड से हैं। सॉरी, मैंने अपना इंट्रोडक्शन पहले नहीं दिया। तो मैं देवघर झारखंड से हूँ, और हम यहाँ से 2 बहनें गए थे। तो बस कुछ नहीं पता था हमें, बस योगेश भैया ने कहा था कि आना है, तो बस हम लोग आ गए। और ये अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद सभी को।
धन्यवाद दीदी। आपने अपनी स्मृतियां सटीकता से हमारे सामने प्रस्तुत की, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। पिछले सप्ताह में हमने जीवन मूल्य, इस पर योगेश भैया से पिछले सप्ताह से मार्गदर्शन पा रहे हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ योगेश भैया जी को। योगेश भैया जी। जी जी, नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्ते भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, कल की चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अंतिम 2 दिन, आज और कल, हम लोग जीवन मूल्यों को एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। अब तक हमने जीवन मूल्य में सुख मूल्य को पहचानने की कोशिश की। और जीवन मूल्यों को समझने के 2-3 ऑब्जर्वेशंस मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं कि कैसे हम जीवन मूल्यों को समझ सकते हैं या कैसे जीवन मूल्यों को आत्मसात कर सकते हैं। एक ऑब्जर्वेशन है, आप भी अपने में इस ऑब्जर्वेशन को ले सकते हैं। ये अभ्यास भी है, ऐसा मुझको लगता है। जैसे जैसे हम इन सूचनाओं को ग्रहण करेंगे और इन सूचनाओं के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे हम स्वयं पहचान पाएंगे कि हम हमारे समझ की गहराइयों को छू रहे हैं। और ये गहराइयों को छूने वाला एहसास क्रिया के रूप में कैसे स्पष्ट होगा। तो क्रिया के रूप में जो स्पष्टता है उसमें मुख्यतः जीवन और जीवन संबंध की पहचान, ये मुख्य अभ्यास क्रिया के रूप में हमको होने लगता है। जैसे 3 पीढ़ी, परिवार में 3 पीढ़ी एक साथ रहने में जो संबंधों में समान संबंध यानी समान आयु, हमसे छोटे, हमसे बड़े, इस प्रकार से ज्येष्ठ, हम उसको भाषा में कहते हैं कि जो हमसे बड़े हैं उन्हें हम ज्येष्ठ कहेंगे, और जो हमसे छोटे हैं उनको हम हमसे कनिष्ठ कहेंगे या हमसे छोटे हैं। इसी के साथ साथ जब हम मूल्यों के आधार पर और चेतना विकास की प्रक्रियाओं से
अभ्यास को प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे ये जो ज्येष्ठ कनिष्ठ जो भेद है आयु के अनुसार, वह भेद श्रेष्ठता में पहुंच पाता है या पहुंच जाता है। जैसे श्रेष्ठता को हम कैसे पहचानें? छोटे बच्चों के अभ्यास पर हम थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। परिवार में भावमय वातावरण होने से छोटे बच्चों में जो पूर्व संस्कार है और जो इस यात्रा की जो स्वीकृतियां हैं श्रेष्ठता के प्रति, उन स्वीकृतियों को बच्चे अभिव्यक्त करने लगते हैं। और ये अभिव्यक्तियां मुख्यतः उनके हाव भाव से और बोलने लग जाने पर जिज्ञासाओं से, परिवार में जो सेवा भाव है, श्रमशीलता है और आपस में जो तालमेल है, उसको स्वीकारते हुए और अपनी उसमें भागीदारी को बचपन से ही यानी कभी कभार हमें लगता है हमसे आगे है और आगे है भी, इस प्रकार 4 बिंदुओं में ये बच्चे हमको समझ में आते हैं। एक है ये सभी छोटे छोटे उदाहरण हमको 4 बिंदुओं में हम उसका वर्गीकरण करके और ये जो श्रेष्ठता है उसे हम पहचान सकते हैं। एक है आज्ञा पालन, दूसरा बच्चे जो पहचान पाते हैं और अभिव्यक्त कर पाते हैं वो है नियंत्रण, यानी शरीर पर नियंत्रण। संवेदनाओं पर नियंत्रण और है संबोधन, यानी सभी संबंधियों को व्यवस्थित संबोधन से संबंध पहचानते हैं और संबोधनों में सहसा चूक नहीं होती है। और सहयोग, और इन 4 बिंदुओं में हम बच्चों को पहचानते हैं और इन 4 बिंदुओं के पूरा उनका शिशुकाल और धीरे धीरे किशोरावस्था, किशोरावस्था से ही जिन योगाभ्यास की हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे योगाभ्यास की जिज्ञासा उनमें होकर और ऐसा योगी बन पाए, साधक बन पाए, एक साधना का अभ्यास किशोर अवस्था में ही उनमें प्रारंभ होता हुआ दिखता है। और ऐसे साधना के अभ्यास में परिवार में संबंधों को साधना, स्वयं को साधना, ये श्रेष्ठता के अभ्यास समझ में आने से और हम बड़ों को ऐसे अभ्यास देखकर और हम उन अभ्यासों से स्वयं गुजर रहे हैं और ये सारा देखकर परस्पर एक
समानता का भाव प्रकट होने लगता है और परस्पर समानता का भाव प्रकट होने से जीवन जीवन संबंध की गहराई स्पष्ट होने से जीवन जीवन संबंध स्पष्ट होने से जो मूल्य बहते हैं, उन मूल्यों से जो प्रधान मूल्य बहता है वही सुख है। ऐसे ही हमारे बड़ों के साथ हमारे अभ्यासों को जब हमसे बड़े यानी जो अभी वृद्धावस्था में हैं, ये हमारे इन अभ्यासों को एप्रिशिएट करते हैं और वे भी हमारे इन अभ्यासों को सहमति देते हैं, स्वीकार करते हैं, क्योंकि ऐसी अब आयु रही नहीं कि वे हमारे जैसे कुछ अभ्यास कर सकें, परंतु हमारे अभ्यासों में उनका विरोध खत्म हो जाता है और हम ये पहचान पाते हैं कि इस अवस्था में ऐसे योगाभ्यास कठिन है, फिर भी ऐसे अभ्यासों के प्रति सम्मान का भाव जब हमारे बड़ों से हमको मिल जाते हैं तो वहां भी हम ये जो जीवन जीवन संबंध है इसकी गहराइयों को हम पहचान पाते हैं और ऐसे जीवन जीवन संबंध स्पष्ट होने से जो मूल्य बहते हैं वो सुख है। इस प्रकार से समझने वाला व्यक्ति अपने से बड़े, अपने से छोटे और अपने से समान उम्र के तो समान उम्र में क्या होगा? तो समान उम्र के संबंधी जिसमें भाई बहन, मित्र, पति पत्नी, भले ही उसमें बहुत अंतर नहीं हो, उस अर्थ में समान, तो ये जो समान उम्र के संबंधी हैं ये आपस में जीवन ज्ञान संबंधी अस्तित्व दर्शन ज्ञान संबंध में और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान संबंध में जानकारियों को और अधिक दृढ़ या मजबूत करने के अर्थ में मुद्दे पहचानते हैं, व्यवहार के मुद्दे पहचानते हैं। यानी इन समान आयु के संबंधियों में तात्विक चर्चा, तार्किक चर्चा और व्यवहारिक चर्चा, इन चर्चाओं से हम जीवन रूप में समान है, साथ हैं और एक दूसरे की जागृति के लिए पूरक हैं, उपयोगी हैं, ये भाव विकसित होने लगते हैं।
तो जैसे जैसे समझने वाले का अध्ययन अभ्यास गहराता जाता है, वैसे वैसे समझने वाला व्यक्ति स्वयं जीवन है, इस अभ्यास को गहराते हुए मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, इन चार परिवेशीय शक्ति और बलों का संगतिकरण में ध्यान देने लगता है। और ये जो ध्यान देने का प्रभाव है कि परिवार में 3 पीढ़ी के साथ जो संबंध है, उन सभी संबंधों में जीवन रूप में साम्यता और जीवन रूप में समानता पहचानने लगता है। और इसकी झलक हमें जीवन विद्या परिचय शिविरों में मिलती है। हम आपने जीवन विद्या परिचय शिविर में जो एक उत्सव का अनुभव किया, इस उत्सव के अनुभव के मूल में जब हमको बोर्ड पर पता लगता है कि हम जीवन हैं, और हम अमर हैं, और हमारे में 10 क्रियाएं होती हैं, और इन क्रियाओं पर जब हमारा ध्यान चला जाता है, तब हमें ये एहसास होता है कि ये क्रियाएं ही हैं, इसमें कोई रहस्य नहीं है। और एक विश्वास स्वयं में जगता है कि हाँ, हम समझ सकते हैं। और जैसे जैसे जीवन क्रियाओं के विश्लेषण होने लगते हैं, वैसे वैसे इन विश्लेषणों से जो समाधान हमें मिलता है, ऐसे समाधान बराबर सुख। और जैसे जैसे हमको समझ में आने लगता है, वैसे वैसे हम समाधानित होते हैं, प्रश्नों के उत्तर हमको मिलने लगते हैं, और हमको समझ में आने लगता है कि समाधान बराबर सुख, ये जो सूत्र बाबा जी ने दिया है, उसका अर्थ क्या है। अब ये जो प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, ये जो समझने की क्रिया रूप में उत्तर मिल रहे हैं, उसी को ही क्रियावादी ज्ञान भी कहते हैं। अब तक शरीर में जो क्रियाएं होती रही, इंद्रियों से जो सुख भासता रहा, और ये जो विषयों के प्रोग्राम बन गए, और विषयों के प्रोग्राम में ही ऐसा लगा कि हम धस गए, फंस गए, और हमारा शरीर यात्रा एक तरह से
कष्ट में आ गई, समस्याओं से घिर गई और हम नाना प्रकार से सोचने में उलझ गए, यदा कदा ओवर थिंकिंग भी होते गया, अभी भी हो रहा होगा, कर्मों के बारे में, कर्म फलों के बारे में, और बहुत सारी उलझनें। तो जीव चेतना के जो जीव चेतना का जो स्वरूप, विषय केंद्री कार्यक्रम, जिसमें आहार की चिंता, निद्रा की चिंता, जो मन में भय व्याप्त हैं, इन भयों की चिंता, और उसमें से जो प्रधान रूप में जो कष्ट का काम है वो है भय की चिंता, भयभीत होना। और जितना भयग्रस्त मानव है उतना ऐसे योगाभ्यास से दूर है। तो भय के बारे में सोचना ही विषय के बारे में सोचना है। तो भय मुक्ति कैसे हो? तो ऐसे भय मुक्ति के लिए जो प्रस्ताव है, यह प्रस्ताव शिक्षा विधि से, जिसे हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा कहते हैं, जैसे जैसे हमारा चेतना का विकास होगा वैसे वैसे हम भय मुक्त होंगे। ये एक आश्वासन हमें मध्य दर्शन से मिलता है। तो भयों में चार भय, मान भय है, प्राण भय है, धन भय है और पद भय है। इन भयों से मुक्ति के लिए हमारी चेतना विकसित होना, जो कि नियति में यही नियम है। बचपन से यह नियम अभिव्यक्त होता है, उसे हम न्याय की याचना कहते हैं। जैसे जैसे बचपन से और माता पिता द्वारा न्याय होने लगता है, वैसे वैसे भय मुक्ति बदलकर यह भक्ति रूपी आचरण में बदल जाता है। और यही चेतना विकास की पद्धति है। तो जैसे जैसे इन भयों के समाधान हमें मिलते हैं, वैसे वैसे हम विषयों से ऊपर उठकर और जिज्ञासा केंद्री होने लगते हैं। यानी हम और अधिक गहराई से समझना चाहते हैं और समझकर जीना चाहते हैं। तो प्रौढ़ अवस्था के हम सभी व्यक्तियों को योगाभ्यास के अर्थ में, मुझको लगता है, हम दो बिंदुओं पर काम करना है। एक बिंदु है भय से मुक्त होने का बिंदु, जो अध्ययन है।
जिसमें हमको हमारा कल्पनाशीलता का प्रयोग करना होगा, जिसमें श्रवण मनन ये प्रक्रियाएं हैं, और साथ में हमें उपकार से जुड़ जाना होगा। प्रौढ़ व्यक्ति के लिए ये दो साथ साथ कार्यक्रम भयमुक्ति के अर्थ में अध्ययन और उपकार के रूप में अभ्यास, इस प्रकार से हम साथ में समझते भी जाएंगे और जीते भी जाएंगे। तो ये जो उपकार का अभ्यास है, ये अभ्यास हम सभी प्रौढ़ हैं, नियति सहज विधि से हमसे यही होगा और हमसे दूसरा कुछ होगा ही नहीं, नियति विधि से। अब भ्रमित स्थिति में हमारा मन माने प्रोग्राम में हम कुछ भी कर ले, हम परेशान ही रहेंगे। किसमें परेशान रहेंगे? व्यवहार में परेशान रहेंगे। कनेक्ट नहीं बनेंगे। हम कितने भी कार्यक्रम बदल लें, हम सुखी तो होना चाहते हैं, तो हम सुख के कार्यक्रम बदल लें, परंतु उसमें अगर उपकार नहीं होगा तो ये कार्यक्रम और बदलना, इसलिए सुख के जो डेस्टिनेशंस हैं वो हम बदलते रहेंगे। अब हमें ये भी सोचना है कि जिंदगी भर यही कार्यक्रम बदल बदल के और सुखी होने के जो साधारण आज की प्रौढ़ावस्था के जो प्रयास दिखते हैं वो ऐसे ही दिखते हैं। कभी कपड़े बदल के देख लिए, कभी घर बदल के देख लिया, कभी गाड़ी बदल के देख ली, कभी स्थान बदल के देख लिया, कभी व्यक्ति बदल के देख लिए। तो व्यक्ति बदल के देखना, कभी स्थान बदल के देखना, कभी कुछ परिस्थितियां बदल के देखना, और ये बदल के देखकर इसमें फिर तालमेल का प्रयास करना। उसको यदि हम सुख कह रहे हैं तो मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि इसमें तालमेल कभी होता ही नहीं, किसी का नहीं हुआ अभी तक। बल्कि थोड़ी देर अच्छा लगता है, फिर वहीं का वहीं, फिर हम वहीं के वहीं, क्योंकि मूल में जो भय मुक्ति होनी है वो तो हुआ नहीं, और हम बाहर से व्यक्ति, स्थान और परिस्थितियां बदलने की कोशिश करते। इसलिए ये सभी बाह्य उपचार कहलाते हैं। थोड़ी देर इसमें कुछ लगता है, क्या लगता होगा, लेकिन ईमानदारी से अगर अपन देखें, अपन बदले नहीं हैं। सारी घटनाएं हमको स्मृतियों के रूप में गवाह हैं कि हम वही हैं। तो व्यक्ति भी रहेंगे, परिस्थिति भी रहेगी, स्थान भी रहेंगे। इसमें जो स्थिरता है वह है हमारा उपकार का भाव। तो अब इसमें उपकार का भाव कैसे हम अभिव्यक्त करें, इसी के लिए मूल्य शिक्षा। बिना मूल्य शिक्षा के उपकार के भाव एंड बेंड रहेंगे, यानी वो एक तरह से मर्यादाओं से उल्लंघन भी होगा। अभी हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, अब पहले अपना भय निकला नहीं, तो
तो ये जो मूल्यों की परिभाषाएं हैं, इस प्रत्येक परिभाषा में अगर अपन देखें तो उसमें भय मुक्ति की ओर ध्यानाकर्षण है। जैसे सम्मान की शिष्टता है, अरहस्यता। हम यदि समझने वाले व्यक्तियों में काम करते हैं, हम अपने आप को समझने वाले व्यक्ति में मानते हैं, स्वीकारते हैं, तो हमारे में कोई रहस्य नहीं रहता। मन का कोना कोना में कोई रहस्य नहीं है, हमारा कोई एजेंडा ही नहीं है पर्सनल। ऐसे स्थिति में जब हम उपकार का कार्य करते हैं तो ये पहुंचता है, ये अभ्यास पहुंचता है, हमको भी सुख देता है, दूसरे को भी सुख देता है। प्रौढ़ की बात, जैसे आज के डिजाइन में यदि प्रौढ़ जजमेंट से भरा हुआ है, यानी बहुत सारा रहस्य पाल के रखा है, तो व्यवहारों में ये तो रहस्यता आएगी नहीं, उसकी जगह पर रहस्य बने रहेंगे। तो नियति का डिजाइन हमारे लिए उपकार है और हम अभी भी रहस्य से जूझ रहे हैं, हमारा भी दूसरे का भी। जैसे हम कोई उपकार के डिजाइन में काम करेंगे, हमको ये रहस्य लगेगा कोई हमारा उपयोग तो नहीं करेगा, सामने वाला कितना कर रहा है जो मैं इतना करूं, वो तो करते नहीं, हम क्यों करें। जैसे छोटे बच्चे परिवार में लड़ते हैं, वो बड़ा भाई नहीं कर रहा है, हमको ही कहते हैं, बड़ा कहेगा ये छोटा नहीं कर रहा है, हमको हमको कह रहे हैं, बहन नहीं कर रही है, बहन कहेगी मैं ही क्यों करूं, भाई क्यों नहीं करता, फिर क्या रोज लड़ते रहेंगे। अब प्रौढ़ है, रो भी नहीं पाते, लड़ भी नहीं पाते। फिर बचा क्या, वही फिर विषय। या तो आहार बदलो, आहार में कुछ वैरायटी क्वांटिटी कर ले, सो फिर। पर ये भय ये बना ही रहता है। इसीलिए उपकार के डिजाइन हमारे में बने, इसीलिए जीवन मूल्य सुख, शांति, संतोष, आनंद की पहचान हमें होना आवश्यक। शांति की परिभाषा है इच्छा एवं विचार की निर्विरोधिता। समाधान पूर्ण विचार की प्रतिक्रिया शांति है। अब ये जो समाधान हमें मिला है, ये भय मुक्ति का समाधान मिला। सहअस्तित्व नित्य शांत है, ऐसा हमको स्पष्ट होता है। तो जो व्यक्ति शांत है वही उपकार कर सकता है। समाधान, धन, समृद्धि बराबर शांति। यानी मुझको पता लग गया तन के बारे में, मन के बारे में और धन के बारे में, समाधान हो गया। और मुझको ये पता लग गया कि मैं आवश्यकता से अधिक भाव से हूं, समृद्धि हूं। और मुझको पता लग गया तन, मन, धन का कैसा उपयोग करना है। इसलिए पुनः एक बार दोहरा देते हैं, वस्तु मूल्य मन को पता लग गया, अब मन भयभीत नहीं है। वस्तु चली भी जाएगी, फिर हम उस वस्तु को तैयार कर लेंगे, क्योंकि वस्तु का मूल्य पता लग गया।
उसका उपयोगिता पता लग गया, स्रोत पता लग गया, तन थोड़ा घिस गया तो पता लग गया ये तो विरचना की ओर ही जाना है। एक कविता है, मल मल कर नहलाती अम्मा, अम्मा मेरी अच्छी अम्मा, एक कविता है कक्षा 1 में। ये जो मल मल कर नहलाना, ये क्या हुआ? शरीर घिसना हुआ आगे पीढ़ी के लिए, तभी ये बल ट्रांसफर होता है भाव रूप में। और अगर ये शरीर घिसा नहीं तो ये तो फिर फैट कंजम्पशन के अलग कार्यक्रम है, फंस गया, फिर रह गया योगाभ्यास, और रोज फिर वजन गिनते रहें। इतने छोटे छोटे अभ्यास है। तो हम आप प्रौढ़ों को अपना शरीर श्रम से, परिश्रम से, ये जो सापेक्ष ऊर्जा इसमें तैयार होती है, इस ऊर्जा का उपयोग, सदुपयोग मानवता के अर्थ में करना, यही शांति का परिचायक है। तो तन मन धन के बारे में सभी समस्याओं का जवाब हमें मिल गया, समाधान। अब ये तन मन तन मन धन के उपयोग, सदुपयोग और इसके अभ्यास हम करने से शांति है। फलस्वरूप इच्छा एवं विचार की निर्विरोधिता, ये कहां पहुंचता है? शांति। तो ये शांति पहुंचती है दयापूर्ण व्यवहार कार्य में, पात्रता के अनुरूप वस्तु और योग्यता प्रदायी क्षमता, ये दया है। तो माता पिता संतान पर दया करते हैं, मतलब उपकार करते हैं। शांत माता पिता संतान के लिए उपकार करते हैं। अब जैसे हमने कल चर्चा की थी कि हम सभी प्रौढ़ शांत माता पिता हैं, और हम आने वाली पीढ़ी यानी संतान की ओर पात्रता के अनुरूप वस्तु और योग्यता प्रदायी डिजाइन में, कार्यक्रम में, जिसे हम शिक्षा का कार्यक्रम कह रहे हैं, ऐसे कार्यक्रमों में हम अपना तन मन धन नियोजित करते हैं और भयमुक्ति का प्रमाण देते रहते हैं। यदि माता पिता स्वयं भयभीत हैं, अशांत हैं, दुखी हैं, तो उपकार तो होगा नहीं, ये तो ह्रास की तरफ चल देंगे। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, उपकार की तो पराकाष्ठा होनी है, पर हम चल देंगे ह्रास की ओर, और ये भयम रूपी विषय में, और हमारा शरीर यात्रा बीतती जाएगी। योगाभ्यास छूटते जाएंगे, जीवन ज्ञान का कनेक्ट छूटता जाएगा। फिर यही मूल्यों का ह्रास है, यानी जीवन मूल्य छूटे तो मानव मूल्य छूटा, मानव मूल्य छूट गया तो फिर संबंधों में स्थापित मूल्य छूट गया, स्थापित मूल्य छूट गया तो शिष्ट मूल्य छूट गया, और शिष्ट मूल्य छूट गया तो वस्तु मूल्य भी छूट गया। तो फिर क्या बचा? जो बचा है वो है भोगना,
वही बचता है और वही प्रारब्ध है। क्या भोगता रहता है, इसमें कोई सुख तो होता नहीं। जो भोगना है वही दुखों को भोगना, यही हमारी जिंदगी का एक सार। इसलिए सुख शांति, शांति को पहचान पाना, सहअस्तित्व नित्य शांत है। और वृत्ति में इच्छा और विचार की निर्विरोधता ये कैसे हो, उसे हम कल समझने की कोशिश करेंगे। वो है संतोष। चित्त में संतोष का प्रभाव वृत्ति में शांति है, और वृत्ति में शांति का प्रभाव मन में समाधान के रूप में है। तो अनुभवगामी विधि में एक एक मुद्दा समझते जाएंगे और अनुभव मूलक विधि से उसका चेक करते चलेंगे, यानी उसको जांचते रहेंगे। अनुभव मूलक विधि से ये कैसे आता है और अनुभवगामी विधि में हमें करना क्या है। तो जितना जितना हम भयों से मुक्त होंगे, उतना उतना चेतना विकास में हमारा गति, और जितना जितना चेतना विकास में गति, उसी का परावर्तन प्रौढ़ होने के नाते नियति क्रम में जो हमें करना है उसका नाम है उपकार। ऐसे उपकार में हमारा अभ्यास, और इस अभ्यास की एक नियंत्रण बिंदु, उसका नाम है मूल्य शिक्षा। इसलिए जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य, इस प्रकार से शांति मूल्य समझ में आता है। और ऐसे हम शांति कामी हैं, शांति गामी हैं। तो ऐसी हमारी शांत कामना और शांति का गंतव्य सफल हो, यही आज के दिन की मंगल प्रेरणा है। कल हम संतोष और आनंद पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। आज के दिन की मंगल प्रेरणाओं के साथ आगे मंजूषा देवी। धन्यवाद भैया जी। भूमि स्वर्ग होगी, मनुष्य ही देवता होंगे, धर्म सफल होगा, नित्य मंगल ही होगा। इसी मनोकामना के साथ आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।